हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मरीन फिशरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने फिश प्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से फिशेस एक बहुत अच्छा और अफोर्डेबल सोर्स होती है एनिमल प्रोटीन का। और हमने ये भी देखा था कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन फिशेस पे, स्पेशली कोस्टल रीजन्स पे रहने वाले लोग फिशेस को कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे एज देयर स्टेपल फूड। इसीलिए फिश प्रोडक्शन की ईल्ड बढ़ाना भी काफ़ी ज़रूरी हो गई है। क्यों ज़रूरी हो गई है? क्योंकि पब्लिक की तरफ से, पॉपुलेशन की तरफ से डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्लस उनके बीच में अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा है कि हमें एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट तो खाना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिशियस होना चाहिए। तो भाई हमारी जो फिशेज़ होती हैं वो नेचुरली काफ़ी न्यूट्रिशियस और हेल्दी होती हैं, ईजिली डाइजेस्टेबल होती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरीन फिशरीज़ की, यानी कि मरीन वाटर में जो फिशेज़ मिलने वाली हैं, मरीन फिशेज़, उनका कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, वो कितनी यूज़फुल होती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मरीन फिशरीज़ के साथ। अब देखो, ये हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे अर्थ पे, या अगर हम स्पेसिफाई करें तो इंडिया में वाटर रिजर्वॉयर्स की कमी नहीं है। वाटर रिजर्वॉयर्स यानी कि जो मरीन वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ ज़्यादा किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है ना। लेकिन पीने के लिए जो हम बोलते हैं कि फ्रेश वाटर, उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम वाटर रिजर्वॉयर्स की बात करें, ओवरऑल देखें, तो वाटर रिजर्वॉयर्स की कमी तो है नहीं। और वहीं अगर हमने स्पेसिफाई करते हुए बोला कि मरीन वाटर रिसोर्सेज, तो भाई उनकी तो कभी भी जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो कभी कम होने नहीं वाला, काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ से मिलने वाले जो फिशेस हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मरीन वाटर काफ़ी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा मरीन वाटर होंगे उसमें रहने वाली एक्वेटिक लाइफ भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। फिशेस उनमें जो मिलेगी वो भी, उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। और बेसिकली हमें फ़िश प्रोडक्शन की ईल्ड ही तो बढ़ानी है। हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है उसकी ईल्ड बढ़ानी है। मरीन वाटर्स में मिलने वाली जो मरीन वाटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। अरेबियन सी देख लो, बे ऑफ बंगाल देख लो, अलग अलग जो छोटे छोटे बेज होते हैं, कोरल रीज वगैरह देख लो, ये सब क्या है? मरीन वाटर सोर्सेज हैं। तो जितने ज़्यादा सोर्सेज होंगे, जितने बड़े सोर्सेज होंगे, उनमें मिलने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और क्वांटिटी ज़्यादा ही तो हमें चाहिए है पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? इंडियाज़ मरीन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड्स 7500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सीज बियॉन्ड इट। जैसे कि मैंने आपको बताया, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ सब ये सब क्या है? मरीन वाटर रिसोर्सेज हैं। और यहाँ से क्या करते हैं? मरीन फिशेस को ऑब्टेन किया जाता है। पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड पॉम्फ्रेट, मैक्रल, ट्यूना, सार्डिन्स एंड बॉम्बे डक। या कि ये सभी एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी के हैं। पॉपुलर मरीन फिशेस की वेराइटीज कौन कौन सी हैं? पॉम्फ्रेट, मैक्रल, ट्यूना, सार्डिन्स एंड बॉम्बे डक। ये सब आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हमारे लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मरीन फिश आर कॉट यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। भाई फिशिंग बोट्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं फिशिंग नेट्स, और वो नेट्स पानी के अंदर बिछा दी जाती हैं। जैसे ही उसमें काफ़ी सारी मछलियाँ फंस जाती है, फिशिंग नेट जो है ऊपर खींच ली जाती है और फिशेस पानी से निकलकर बोट में आ जाती हैं। अब कभी अगर आपने फिशिंग करी हो या किसी को करते हुए देखा हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक एक फिश को पकड़ने के लिए काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है और एक भी फिश पकड़ में नहीं आती है। जब हम पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी चाहिए। जब क्वांटिटी, फिशेस की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो हम एक एक घंटा एक एक फ़िश के लिए तो वेस्ट कर नहीं सकते, है ना, कि एक घंटे में हमारी एक फ़िश पकड़ में आ रही है। हमें क्या करना है? एफिशिएंटली काम करना है, क्विक काम करना है। एक घंटे के अंदर एम होना चाहिए कि काफ़ी सारी फिशेस हम पकड़ लें। उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो है डेवलप हो चुकी हैं, एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजीज़ में। अब क्या होता है? अब हम बोलते हैं कि इको साउंडर्स, या हम बोलते हैं कि सैटेलाइट्स। इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है जो
फिश जो लार्ज स्कूल्स जो होते हैं फिशेस के, उनको लोकेट करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक फिश को पकड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पानी के अंदर दिखता नहीं है कि फिशेस की कॉलोनी कहाँ है, उनका स्कूल कहाँ है। उसको पता करने के लिए आज के टाइम पे इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है, ये पता करने के लिए कि पानी के कौन से रीजन में फिशेस का नंबर काफ़ी ज़्यादा है या वो कहाँ पे कॉलोनीज या स्कूल्स बना करके रह रही हैं। एक बार सैटेलाइट और इको साउंडर से पता चल गया तो क्या होगा, वहीं से जाकर के उनको ऑब्टेन कर लिया जाएगा। अदरवाइज पानी के अंदर हमें नहीं पता कि फिशेस कहाँ ज़्यादा है, लेकर के बैठ गए, नेट बिछा करके बैठ गए, फिशेस आई ही नहीं, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। और ऐसी स्टेज पे जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है जिसकी हेल्प से इको साउंडर और सैटेलाइट्स डेवलप हो गए हैं और इनसे फिशेस की जहाँ पे जिस भी रीजन में पानी में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी फिशेस की, जहाँ पे वो कॉलोनीज या स्कूल बना के रह रही होंगी, उन एरियाज़ का पता चल जाता है और डायरेक्टली वहीं से जाकर के फिशेस को कैप्चर कर लिया जाता है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, some marine fish और high economic value are also farmed in sea water। जब हम फार्मिंग की हम बात कर रहे थे, ये अभी तक जो हमने क्या पढ़ा, इको साउंडर और सैटेलाइट वगैरह से हमने देखा कि जो ऑलरेडी नेचुरली फिशेस जो प्रेजेंट थी वाटर रिजर्वॉयर में, मरीन फिशेस जो प्रेजेंट थी मरीन वाटर में, उनको ऑब्टेन किया था। अब कुछ ऐसी फिशेस जो कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मार्केट में जगह आप उनको बेचने जाओगे तो काफ़ी हाई रेट्स पे वो बेची जाएंगी। ठीक है, ऐसी फिशेस को क्या किया जाता है, उनको फार्म भी किया जाता है ना। नेचुरली वो वाटर रिजर्वॉयर में जिस भी नंबर में प्रेजेंट हो, अगर कम नंबर में प्रेजेंट होगी, उनको आपने जल्दी से ऑब्टेन कर लिया, कैप्चर कर लिया और बेच दिया। अब क्या हुआ, आपको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये जो पर्टिकुलर फिशेस हैं, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। अब क्या हुआ कि ऑलरेडी उनका नंबर नेचुरल वाटर में कम था, मरीन वाटर में कम था। अब क्या है, डिमांड बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक वैल्यू उसकी काफ़ी हाई है, तो क्या होगा, ऐसी हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाले फिशेस को फिर उनकी फार्मिंग की जाती है, यानी कि उनका कल्चर किया जाता है। कहाँ करेंगे, सी वाटर में करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हम मरीन फिशरीज ही पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं फिशेस की बात कर रहे हैं जो कि मरीन वाटर में रहती हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट होगा, जिसको वो बिलोंग करती होगी, वैसा ही कंडीशन, वैसा ही एटमॉस्फेयर उसको उनकी फार्मिंग के टाइम भी हमें देना पड़ेगा, उनके कल्चरिंग के टाइम पे हमें देना पड़ेगा। इसलिए सी वाटर में जो हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली फिशेस होती हैं, उनको वहाँ पे कल्चर भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इंक्लूड्स फिन्ड फिशेस लाइक म्यूलेट्स, बेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स। शेल फिशेस भी इसमें इंक्लूड होती हैं, प्रॉन्स, म्यूसल्स एंड ओयस्टर्स एज वेल एज सी वीड। हम कौन सी मरीन फिशरीज की बात कर रहे हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से, फिन्ड फिशेस में है म्यूलेट्स, बेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स। इसके अलावा शेल फिशेस में कौन कौन से आएंगे, तो प्रॉन्स, म्यूसल्स एंड ओयस्टर्स एज वेल एज सीवीड। इतना क्लियर है आपको। ओयस्टर्स को कल्टिवेट किया जाता है पर्ल्स के लिए भी, जैसा कि आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, ये क्या है, ओयस्टर है, और ओयस्टर्स के अंदर आपको ये छोटे छोटे ब्लिस्टर्स दिख रहे होंगे। ये एक्चुअली ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, ये इनके पर्ल्स होते हैं, जो हम बोलते हैं ना मोती हमें मिलते हैं, पर्ल्स हमें मिलते हैं कोरल रीव्स वगैरह से, वो कहाँ से मिल रहे हैं, ये ओयस्टर्स ही बनाते हैं। तो ये ओयस्टर्स क्या करते हैं, एक तो एडेबल भी होते हैं, इनको खा भी सकते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि इनसे पर्ल्स भी ऑब्टेन होते हैं। जो प्योर पर्ल्स होते हैं वो काफ़ी उनके प्राइजेस हाई जाते हैं। तो हम पढ़ ही रहे हैं ऐसी फिशरीज़ की, मरीन फिशरीज़ की, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ओयस्टर एक ऐसा ही शेल फिश है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। एक तो इडेबल भी होता है, प्लस ये पर्ल्स भी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज मरीन फिश stock gets further depleted, the demand for more fish can only be met by such culture fisheries, a practice called mariculture। अब डिमांड बढ़ती जा रही है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस ऑब्टेन की जाएंगी। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे ये फिशेस क्या होने लगेंगी, फिश स्टॉक डिप्लीट होते जाएंगे, खर्च होते जाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिप्लीशन हो गया अब बैठे हैं,
बैठने से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ता है, कल्टीवेशन करना पड़ता है, कल्चर करना पड़ता है। और ऐसी प्रोसेस जहाँ पे मरीन फिशरीज का कल्चर किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैरीकल्चर। जो अभी हमने प्रीवियस स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि जो हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली जो मरीन फिशरीज होती हैं उनको सी वाटर में ही कल्चर करते हैं। तो मरीन फिशरीज के कल्चर के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, मैरीकल्चर कहते हैं। इतना क्लियर है आप सबको? तो यही है पूरा हमारा मरीन फिशरीज। अब अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा है उसका हम करते हैं एक क्विक रिकैप। स्टार्ट हमने किया था कि चाहे हम अर्थ की बात कर लें या इंडिया की बात कर लें, मरीन वाटर रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं है। जितने ज़्यादा मरीन वाटर के सोर्सेज होंगे उसमें रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। यानी कि फिशेस का नंबर, चाहे वो शेल फिशेस हो चाहे वो फिन्ड फिशेस हो, उन सब का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए वो चीज़ यूज़फुल हो जाएगी, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड्स 7,500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन एंड डीप सीज बियॉन्ड इट, बे ऑफ बंगाल, कोरल रीव्स हो गए, ठीक है। इतने तरह के ओशंस होते हैं, छोटे मोटे बेज हैं, इन सब से मरीन फिशरीज़ को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पॉपुलर मरीन फिशर जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, मरीन फिशेस की वेराइटीज़ वो कौन कौन सी हैं, पॉम्फ्रेट, मैक्रल, ट्यूना, ये पॉम्फ्रेट की इमेज है। ये सब हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं इन फिशेस के बारे में। पॉम्फ्रेट है, ट्यूना है, ठीक है, मैक्रल है। इसके अलावा सार्डिन्स, बॉम्बे डक, ये सब पॉपुलर वेराइटीज़ हैं मरीन फिशरीज़ की। मरीन फिश आर कॉट बाय यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट। फिशिंग बोट से फिशिंग नेट्स अटैच होते हैं और इन्हीं से मरीन फिशेस जो होती हैं उनको कैप्चर किया जाता है। आज के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है तो उसकी तरफ से हमें क्या गिफ्ट मिला है भाई, इको साउंडर्स मिले हैं और सैटेलाइट मिले हैं। इनका काम क्या होगा, ये जाकर के पानी के अंदर डिटेक्ट करते हैं कि भाई कौन से ऐसे रीजन्स हैं पानी में जहाँ पे फिशेस स्कूल्स बनाकर रह रही हैं या कॉलोनीज बना के रह रही हैं। उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और हमें बताएंगे कि यहाँ पे अगर हमने फिशिंग करी है तो काफ़ी ज़्यादा नंबर में फिशेस मिल जाएंगी। और यही तो हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि एक एक फिश को कैप्चर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है फिशेस के स्कूल्स को डिटेक्ट करने के लिए पानी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हाई इकोनॉमिक वैल्यू की मरीन फिशेस जो होती हैं उनको सी वाटर में ही कल्चर किया जाता है। सी वाटर में कल्चर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मरीन फिशेस उनके पास एबिलिटीज़ होती हैं, वो अडेप्टेड होती हैं मरीन वाटर के एनवायरनमेंट के लिए ही। अब अगर आप उनको ग्रो करना चाहते हो, उनका नंबर बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि क्या होगा, बार बार जो है ना आप किसी भी स्पीशीज़ को आप ऑब्टेन करोगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे वो डिप्लीशन उसका शुरू हो जाएगा। डिप्लीशन से बात बनने नहीं वाली, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड तो आ रही है ना उस चीज़ की, तो उसको अल्टीमेटली हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि उसका हमें कल्चर करना पड़ेगा ताकि वो स्पीशीज़ डिप्लीशन की तरफ ना जाए। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे मरीन फिशरीज का कल्चर किया जाता है, कहाँ करेंगे, सी वाटर में करेंगे। क्यों, क्योंकि मरीन फिशेज मरीन एनवायरनमेंट के लिए ही अडेप्टेड होती है। अगर आपने सोचा कि फ्रेश वाटर में उनको हम ग्रो करवा दें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पे मरीन फिशेज का कल्चर किया जाता है सी वाटर में, उसी को हम क्या कहते हैं, मैरी कल्चर कहते हैं। किसका किया जाता है, जो हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली मरीन फिशेज होती हैं। एग्जाम्पल कौन है भाई इनके, फिन्ड फिशेज हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं म्यूलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स। शेल फिशेज में आती हैं प्रॉन्स, म्यूसेल्स एंड ओयस्टर्स एज वेल एज सीवीड। ओयस्टर्स के लिए हमने देखा था कि किस तरह से पर्ल्स का फॉर्मेशन भी ये करता है और ये ईडेबल भी होता है। और पर्ल्स की हमें पता है कि जो प्योर पर्ल होते हैं उनकी वैल्यू मार्केट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ओयस्टर्स का जो कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओयस्टर्स का डिप्लीशन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एक हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली मरीन फिश है, शेल फिश है। इतना क्लियर है आप सबको। तो इस वीडियो में हमने पूरा मरीन फिशरीज हमने पूरा कवर किया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनलैंड फिशरीज की,
ठीक है, मरीन फिशरीज हमने पूरा पढ़ लिया। फिश प्रोडक्शन हमने देखा कि कैसे किया जाता है, कौन कौन सी फिशेस इनमें इंक्लूड की जाती हैं, किस तरह से अलग अलग कल्चर के थ्रू इनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अभी इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मरीन फिशरीज के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का कंटिन्यूशन होगा इनलैंड फिशरीज के बारे में। अब आपको करना क्या है, कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में अपग्रेड कर देना है। प्लस इस टॉपिक के सभी नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।